हेलो क्लास। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 5 करेंगे, जिसमें कुछ इस तरीके से टॉपिक इंक्लूड है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डी मूवर्स थ्योरम। इस थ्योरम के बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे किस तरीके से इस डी मूवर्स थ्योरम का यूज़ किया जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए ही यूज़ किया जाता है कि डी मूवर्स थ्योरम का, और इसको डिफ़ाइन इस तरीके से किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो z की वैल्यू दिया हुआ है, z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। वी नो दैट e रेस टू आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ये बात हमें पता है कि e रेस टू आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। बट डी मूवर्स थ्योरम में क्या हो गया कि जब आप इसका होल रेस टू पावर n लेते हैं, यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द ब्रैकेट n, r रेस टू n जो पावर r है ये पावर n है, r को भी जाएगा और ये पावर किसको जाएगा, ये पूरे पार्ट को जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखा गया है कि लाइक कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n एंड इट इज़ इक्वल्स टू कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, तो ये डी मूवर्स थ्योरम है। इन शॉर्ट फॉर्म आप अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी देखना चाहेंगे, इस तरीके से दिखेगा e रेस टू आई थीटा होल रेस टू द पावर n, so this become a e raised to I n theta and it can be written as a cos of n theta plus I sin n theta where n belongs to the integer। मतलब जो n होगा वो किस तरीके से हो सकता है, माइनस इन्फाइनाइट दैट इज़ अ नेगेटिव नंबर, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये हमें इंटीजर बिलोंग करता है, जो n इसमें बिलोंग करता है, n में भी अब नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। ठीक है, सो ई रेस टू आई थीटा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मैं इसी पार्ट को कुछ इस तरीके से लिखूं ई रेस टू माइनस आई थीटा, तो ये किस तरीके से काम करेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आई हमारा वही है लेकिन जो थीटा है वो माइनस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो इट कैन बी रिटन एज अ, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, बट एक ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है जो हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9th और 10th में पढ़ चुके हैं और जिसमें इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है साइन और कॉस को। आप देखेंगे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज व्हाट, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज़ व्हाट, कॉस थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ व्हाट, माइनस साइन थीटा। इसको आप एक अच्छे डायग्राम से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी सिंपल रिजल्ट है और जो ऑलरेडी हम 9th और 10th में कर चुके हैं, शायद इसका प्रूफ भी कर चुके होंगे। तो कंपाउंड एंगल का आप यूज़ करके इसको प्रूव भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस फॉर्म को अगर मैं एक्सपांड करूँगा माइनस थीटा को, तो किस तरीके से दिखेगा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा प्लस आई ऑफ माइनस वन इंटू साइन थीटा। सो इट कैन बी रिटन एज, अगेन इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है माइनस साइन, सो माइनस आई साइन थीटा। सो इट कैन बी रिटन एज ई रेस टू माइनस आई थीटा, जो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो रिजल्ट देखा, अगर थीटा हमारा पॉजिटिव है तो कॉस और साइन के बीच में जो साइन होगा वो भी पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, कॉस और साइन के बीच में जो साइन होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो होप दैट आपको ये पार्ट क्लियर हो गया कि डी मूवर्स थ्योरम किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है या फिर उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ ई रेस टू आई 4 थीटा, तो इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक एग्जांपल बनेगा जो इस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है।
तो आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डी मोस थ्योरम का यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमें लिखना है समथिंग ऑफ द फॉर्म। इसको क्वेश्चन नंबर 1 आप एज्यूम कर लीजिए, और इसको लिखना है a प्लस बी आई के फॉर्म में, दैट इज़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको हमें लिखना है। ठीक है, जो कि किसके फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक पोलर के फॉर्म में दिया हुआ है, कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमने डी मोस थ्योरम में पढ़ा है कि ई रेज टू आई थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। अगर मैं इसके ऊपर आई थीटा के ऊपर कोई भी पावर n यूज़ करता हूँ तो वो पावर किसके साथ भी यूज़ होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा के साथ में भी पावर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू पावर n हो जाएगा। सो दिस बिकम अ कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो पॉजिटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव में होगा। सो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कि इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेके आना है। तो इस रिजल्ट से आप देखेंगे कॉस ऑफ 5 थीटा है और आई साइन 5 थीटा है, तो उस जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई रेज टू आई 5 थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट को मैं इससे रिप्लेस किया जा सकता है ई रेज टू 5 थीटा से। ओके, सो बट जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है, यहाँ पे देखेंगे कि साइन नेगेटिव है, और साइन नेगेटिव के लिए हमने आपको बताया ई रेज टू माइनस आई थीटा होगा, तो साइन नेगेटिव होगा, दैट इज़ लाइक अ कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है माइनस साइन के लिए। तो इस हिसाब से हमारा जो रिजल्ट बनेगा ई रेज टू माइनस आई 3 थीटा, लेकिन इसके पूरे का पावर कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ई रेज टू आई 5 थीटा, और जो यहाँ पे पावर के साथ कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू हो जाएगा माइनस आई 6 थीटा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड करेंगे, दिस बिकम अ पॉजिटिव। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ई रेज टू आई 6 थीटा। सो विच कैन बी रिटन है, जिसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ई रेज टू आई 11 थीटा। ठीक है, 5 थीटा प्लस 6 थीटा, दिस बिकम अ 11 थीटा। एंड विच कैन बी रिटन एज, इसको वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ई रेज टू आई थीटा, और ई रेज टू आई थीटा हमें क्या देता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो दिस बिकम कॉस 11 थीटा प्लस आई साइन 11 थीटा हो जाएगा। ठीक है, होप दैट आपको एक समझ में आया होगा। ए और एक इसके फॉर्म में हो गया ए प्लस बी आई, जहाँ से ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिस पोलर के फॉर्म में, और जहाँ पे थीटा हमारा रिप्लेस बाय 11 थीटा से हो गया। होप दैट आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से आपको डी मोस थ्योरम को यूज़ करके आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 प्लस रूट 3 आई होल टू द पावर 4 एंड विल टेक इट एज अ जेड। तो इस z को हमें एक फॉर्म में लाना है a प्लस बी आई के फॉर्म में, जहाँ पे a प्लस ए एंड b इज़ वॉट रियल नंबर होते हैं, एंड i इज़ वॉट रूट ऑफ -1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन हो जाता है। ठीक है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है यूजिंग डी मोस थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्योंकि द पावर 4 है, यहाँ पे होल स्क्वायर होल टू द पावर 4 नहीं यूज़ करेंगे। डी मोस थ्योरम का यूज़ करके ईजिली इस क्वेश्चन को a प्लस बी आई के फॉर्म में लाया जा सकता है। सो z इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखूँगा 1 प्लस रूट ऑफ 3 आई होल टू द पावर 4। देखिए, जब आप डी मोस थ्योरम यूज़ करते हैं तो आपके पास होना चाहिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर इसके होल टू द पावर समथिंग कोई नंबर हो गया, फॉर एग्जांपल n हो गया, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, तो ये डी मोस थ्योरम का यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे डी मोस थ्योरम यूज़ करना है तो हमें कॉस थीटा और आई साइन थीटा के फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके आना पड़ेगा।
और cos थीटा आई साइन थीटा तब आना पॉसिबल है जब हमारे पास r है, r मीन्स मॉडुलस z होना चाहिए और थीटा आना चाहिए। अब ये थीटा और ये मॉडुलस z कैसे आएंगे वो हम लोग आर्गूमेंट और मॉडुलस इसके प्रीवियस चैप्टर को टॉपिक को मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपको मॉडुलस और आर्गूमेंट कैसे फाइंड आउट करना है नहीं समझ में आया तो आप वापस उस लेक्चर को देख सकते हैं और इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है और उसका मॉडुलस ऑफ z फाइंड आउट करना है तो हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड जो थीटा होता है वो हमें दिखाता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट्स लाइज इन विच कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट में लाइज करता है। अगर फर्स्ट में है सो नो डाउट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स हो जाएगा। अगर यही आपका सेकंड में है तो आपको प्लस पाई कर देना है, थर्ड के लिए भी प्लस पाई कर देना है एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो प्लस 2 पाई कर देना है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना इसको लेके हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे r निकालने जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा कि रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर जो मुझे वैल्यू देगा रूट ऑफ 4 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो z का वैल्यू है वो पावर 4 में है, तो हमें जो z की वैल्यू r की भी वैल्यू आएगी वो भी पावर 4 में आएगी। तो मैं r को ऐसे डायरेक्टली रख नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा 2 टू द पावर 4, बट इतना तो पता चल गया कि जो r की वैल्यू होगी वो 2 होगी। ठीक है, पावर 4 लेना है, पावर 5 लेना है, पावर 6 लेना है, ये क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। आपको क्या लेना है वो क्वेश्चन से ही आप चूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो टू द पावर 4 एंड 1 माइनस रूट ऑफ 3i होल टू द पावर 4 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय टू द पावर 4। आप देखेंगे ये मुझे एक r की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगा cos थीटा एंड sin थीटा फाइंड, दैट मीन्स थीटा फाइंड आउट करूँगा। अगर एक बार थीटा हमें मिल गया तो हमें यहाँ से cos थीटा और i sin थीटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिखा जाना होता है। तो हमें cos थीटा और sin थीटा और थीटा की वैल्यू आना ज़रूरी है, और थीटा कहाँ से आएगा? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x से आएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। 2⁴, इसको क्या देखिए दोनों का पावर 4 है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है a अपॉन बी होल टू द पावर n होता है, तो इसको लिखा जा सकता है a⁴n डिवाइडेड बाय b⁴n। तो सिमिलरली मैं इस पार्ट को लिख सकता हूँ 1/2 माइनस रूट 3/2 द i एंड होल टू द पावर 4, दोनों को पावर 4 कर दिया। तो फिलहाल अभी भी यहाँ पे हम डिमोस थ्योरम नहीं लगा सकते, इसलिए क्योंकि ये cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में नहीं है। तो हमें थीटा चाहिए, r तो हमें दिख गया 2⁴, बट हमें थीटा चाहिए। तो थीटा कैसे आएगा? वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो y है वो कितना है? tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, सो इट इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ रूट 3। तो पहले तो देखिए एक कौन से कोऑर्डिनेट में लाइज करता है। हमारा पॉइंट क्या है? हमारा यहाँ पे 1/2 माइनस रूट 3/2। तो होप दैट आपको समझा होगा ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाइज करता है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या करना है? जो थीटा आएगा उसमें से प्लस 2 पाई कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, सो आई कैन राइट दिस टर्म एज अ tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 3 प्लस 2 पाई। तो tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 3 किसकी वैल्यू होती है? तो दिस इज़ द π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, प्लस 2 पाई एंड जो हमें आंसर देगा 5π/3, कितना हो जाएगा? 5π/3। ये हमें थीटा की वैल्यू आ गई।
तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2⁴, एंड इसको लिखा जा सकता है cos ऑफ 5π/3 माइनस, सॉरी इसको लिखेंगे प्लस I साइन ऑफ 5π/3, ये इसकी वैल्यू हो गई एंड होल टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आ गई 5π/3 एंड कॉस 5π/3। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डी मोस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं टू द पावर 4। तो दिस वी कैन बी रिटन एज, ये पार्ट यूज़ करेंगे cos n थीटा प्लस I साइन n थीटा, और किसका वैल्यू होता है, अगर cos थीटा प्लस I साइन थीटा होल रेज टू n है तो cos ऑफ n थीटा हो जाएगा एंड I साइन n थीटा हो जाएगा। सो आई कैन राइट एज अ cos ऑफ 20π/3 प्लस I साइन ऑफ 20π/3। ये हमें पार्ट हो गया, किसका हो गया, कि जब डी मोस थ्योरम को हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। होप दैट आपको ये पार्ट क्लियर हो गया और इसके बाद ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए इस cos 20π/3 एंड sin 20π/3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से पावर हट गया तो एक हमें लीनियर फॉर्म में हो गया, और ये जो पावर है टू द पावर 4, इसको तो कैलकुलेट किया जा सकता है कि 2 2 4 2 8 2 16, तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो 16 हो जाती है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे cos 20π/3 को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए cos ऑफ 20π/3 को क्या लिखा जा सकता है, 7π माइनस π/3 लिखा जा सकता है ना। 21 माइनस पाई करेंगे तो π/3। तो cos a माइनस b आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करके क्या लिख सकते हैं, cos a इंटू cos b, सो दिस बिकम माइनस ऑफ cos π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ cos π/3। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ cos π/3 हो जाएगा प्लस I साइन 20π/3। तो साइन के लिए भी कंपाउंड एंगल यूज कर सकते हैं, सो 7π माइनस π/3, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव साइन π/3 हो जाएगी। होप दैट आपको ये समझा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कंपाउंड एंगल तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे भी चैप्टर आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें भी आपको बता दूंगा किस तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है। सो दिस बिकम अ साइन π/3 हो गया। ठीक है, सो 16 मल्टीप्लाई बाय, अब देखेंगे cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 इज व्हाट, तो cos π/3 नथिंग बट इज व्हाट, cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 कितना होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा -1/2, एंड जो sin π/3 की वैल्यू होती है वो √3/2, तो दिस बिकम अ √3/2 होती है। तो हम क्या करेंगे, अभी 16 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -8 एंड प्लस 8 √3i। तो आप देखेंगे जो ये नंबर दिख रहा है किसके फॉर्म में है, a प्लस बी आई के फॉर्म में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप दैट आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाना है कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजिंग डी मोस थ्योरम। आप कितने भी पावर में रहेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको वहाँ से रेडियस मॉडुलस निकाल लेना है। मॉडुलस के बाद आपको एंगल निकाल लेना है, देखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाइज करता है आपका कोऑर्डिनेट, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके निकाल लीजिए, एंड देन कंपाउंड एंगल यूज़ करके आप दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आइए बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज, मैं वापस से क्वेश्चन को उठाया हूँ ताकि आप लोगों को एक बार डाउट अच्छे से पूरा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, एंड इसमें थोड़ा सा हम लोग फास्ट सॉल्व करेंगे ताकि हमको यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है तो पूरा फटाफट सॉल्व कर पाएँ। सो यहाँ पे जो z की वैल्यू है स्टूडेंट्स देखेंगे -2 माइनस √3 माइनस 2i होल टू द पावर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप मॉडुलस r फाइंड आउट, हमारा काम वही है, हमें r फाइंड आउट करना है जो मॉड z होता है, और फिर थीटा निकालना है। ठीक है, थीटा कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। तो आइए इन दोनों को यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √x² प्लस y², तो कितना हो जाएगा 12 एंड दिस बिकम अ 4। तो आप देखेंगे √16 जो मुझे यहाँ पे 4 दे दिया। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, किसकी वैल्यू r की वैल्यू, r इक्वल्स टू व्हाट 4, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
सिमिलरली आप 2 2 ज़ा 12, हाँ 4 हो गई। देन वी हैव आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमें थीटा निकालना है, थीटा इक्वल्स टू वॉट, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x होता है। सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। सो tan इनवर्स y कितना है, -2 डिवाइडेड बाय, एंड x इज वॉट, -2√3। सो दिस बिकम अ tan इनवर्स ऑफ 1/√3। तो 1/√3, सो दिस बिकम π/6 हो जाएगा। बट आप देखेंगे कौन से कोऑर्डिनेट में लाइज करता है, ये देखेंगे आपको थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए हमने बताया आपको पाई ऐड कर देना है। सो दिस बिकम अ π/6 प्लस पाई, तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, 7 π/6 हो जाएगा। ये आपकी थीटा की वैल्यू आ गई। बट हमने आपको बताया कि जब आपके पास आर हो उसको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है कि ताकि हमें आर भी मिल जाए और कॉस थीटा और आई साइन थीटा भी मिल जाए। सो दिस कैन बी रिटन एज, मैं इसको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करूँगा, 4 रेज़ टू द पावर 5 लिखूँगा, एंड फिर इसके अंदर मैं इस तरीके से इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा, -2√3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 4 एंड होल टू द पावर 5 लिखूँगा। आप प्रीवियस स्टेप में देखेंगे कि जो मॉडुलस आता है, मॉडुलस को मल्टीप्लाई करूँगा और मॉडुलस से ही डिवाइड करता था, जो मॉडुलस का पावर लेकिन सेम लेते थे, ठीक है। तो एटलीस्ट आर से पता चलता है कि हमें किस नंबर का पावर लेके हमें मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड करना है। सो 4 टू द पावर 5, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो -√3/2 हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ पे i/2 हो जाएगा, एंड होल टू द पावर 5 हो जाएगा। तो एंगल हमको पता है 4 टू द पावर 5, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, तो 7 π/6। तो ये कॉस ऑफ 7 π/6 मैं यहाँ पे लिखूँगा, प्लस i साइन ऑफ 7 π/6 यहाँ, एंड होल टू द पावर 5 हो जाएगा। होप दैट सबको क्लास समझ में आ रहा होगा। 4 टू द पावर 5, सो दिस बिकम अ कॉस ऑफ 35 पाई डिवाइडेड बाई 6 प्लस आई साइन ऑफ 35 पाई डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो आइए वापस इसको कंपाउंड एंगल से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 35 पाई डिवाइडेड बाई 6 को क्या लिखा जा सकता है, तो वी कैन राइट एज अ, सो पाई प्लस 6 पाई प्लस पाई बाई 6 पाई माइनस पाई बाई 6 ना, 36 माइनस पाई विच इज़ इक्वल्स टू 35 पाई डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो अगर मैं कॉस इसमें अप्लाई करूँगा, कॉस ऑफ 6 पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड एंगल ही हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस बी। सो दिस बिकम अ कॉस ऑफ पाई बाई 6 हो जाएगा। सो आई कैन राइट एज अ 4⁵, देन कॉस पाई बाई 6। अब यहाँ पे देखेंगे साइन 35 में, तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 6 पाई माइनस पाई बाई 6। तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो 0 होता है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो दिस कैन बी रिटन माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन जब आएगा तो माइनस आई हो जाएगा, और ये साइन कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। 4⁵, एंड कॉस पाई बाई 6 इज वॉट, कॉस 30, cos 30 is what, root of 3 divided by 2 minus I sin 30, that is I divided by 2। तो नियर बाय आप देखेंगे हमें बस साइन का चेंजेस हुआ, बाकी वैल्यू हमें वही मिल रहे हैं। 4 टू द पावर 5। सो विल इसको एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे। सो मे बी वी कैन राइट एज अ, इसको लिखा जा सकता है 2⁻10 ना, 2⁻10 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई 2। तो आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एक वैल्यू कम हो जाएगी, 2⁻9 हो जाएगा, एंड दिस बिकम अ √3 माइनस 2⁻9 इंटू आई। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। होप दैट आपको ये पार्ट क्लियर हुआ, किस तरीके से डे मोस थ्योरम का यूज़ करके आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है।
तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से मॉडुलस निकालना है और किस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है और उसका आर्गुमेंट निकाल के कैसे इस तरीके से इसको यूज करना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आते हैं। स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो पार्ट दिया हुआ है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसको किस तरीके से टैकल करना है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है उसका जो क्यूब होता है वो 1 होता है, इसी को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला जाता है। मतलब कि 1 है, जो 1 आता है उसके पास 3 रूट होंगे, ठीक है। तो 3 रूट कौन से होंगे, जिसको 3 रूट को क्यूब करने पर जो मुझे आंसर मिलेगा वो आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ऐसे मेरे पास 3 रूट आने चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या आंसर आता है और कॉम्प्लेक्स नंबर से इसका क्या रिलेशन है। सो एक्स क्यूब इक्वल्स टू जब 1 होता है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो अगर एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो जब दो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू 0 होता है तो एक पार्ट इधर दिस पार्ट इक्वल टू 0 और क्या लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इधर x इक्वल्स टू 1 मतलब एक रूट इसका मिल गया कि एक रूट कौन है, 1 है, ठीक है। इसका एक रूट 1 है जिसका क्यूब करूँगा तो भी मुझे आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। बाकी दो रूट कौन से हैं, आइए ये कहाँ से मिलेगा, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगा जो यहाँ पे हमें मिला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो इसका जो रूट्स होते हैं वो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2a होता है। तो यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 प्लस एंड माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर कौन है, 1 माइनस 4 ना, ये 1 माइनस 4 होगा एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी -1 प्लस एंड माइनस रूट ऑफ -3 आ रहा है एंड डिवाइडेड बाय 2। तो जो इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे रूट ऑफ -3, तो इसको क्या लिख सकता है, √3i लिखा जा सकता है ना, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जा रहा है। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा हमको यहाँ पे -1 प्लस एंड माइनस रूट ऑफ 3i एंड डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो रूट दिख रहे हैं और दोनों रूट इस तरीके से हैं, x इक्वल्स टू -1 प्लस √3i होल डिवाइडेड बाय 2 एंड दूसरा जो रूट है -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखेंगे जो बाकी के दो रूट हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, मतलब ये -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2 है, तो जो दूसरा वाला बन रहा है -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो इनके और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर करके नहीं बताऊंगा, बट इतना बताऊंगा कि जो वैल्यू होता है इसका जब आप स्क्वायर करेंगे 1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2 द होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको एक नाम दिया गया है, x इक्वल्स टू 1 हो गया एक बार, तो 1, इसको नाम दिया गया ओमेगा एंड इसको लिखा गया ओमेगा स्क्वायर। मतलब जब ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो आपको निगेटिव वाला पार्ट मिलेगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो मुझे वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे 0 आता है। क्यों, क्योंकि 1 भी रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा भी रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा स्क्वायर भी रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसका मतलब जब यहाँ पे देखेंगे इसमें जब सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। एंड जो ओमेगा क्यूब बनेगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो नाउ x इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप इसको सॉल्व करने के जाएंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो इस तरीके से दिया रहेगा, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो क्वेश्चन में
किसी भी क्वेश्चन को अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग द रिलेशन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद करके रख लीजिए। और किस तरीके से है मैंने आपको ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बेस पे और भी काफ़ी रिजल्ट है, उसको हम लोग यहाँ पे आगे नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 ओमेगा स्क्वायर है, तो आप इस तरीके से एक नज़र में यहाँ पे देख लीजिए। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, एंड ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0 होता है। जैसे मैंने x में लिया तो वहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएंगे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो दैट मीन्स ओमेगा रेस टू पावर, अब यहाँ पे देखिए कि जब आप ओमेगा रेस टू अगर मुझे 8 निकालना है तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा क्यूब होल टू द पावर 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसके पहले भी शायद कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट किए हुए हैं, मुझे याद आ रहा है कि उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वहाँ पे भी था नियर बाय। तो इस यहाँ पे ओमेगा का यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से इसको मिनिमम या कम टाइम में इसको टैकल किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यूजिंग दिस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमें इस क्वेश्चन को शो करना है या फिर इसको बताना है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 0। तो प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, बस इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि सब पहले तो ये लाइक टर्म्स को एक साथ में ले लेते, ए ओमेगा एंड ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जब ए ओमेगा स्क्वायर को साथ में लिए तो बी वाले टर्म्स को भी एक साथ ले लेंगे, बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ए बाहर लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। So this become a into 0 plus b into 0 and which is equals to 0। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस एक यूज़ करना था कैसे ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को यूज़ करके। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तभी आपको यूज़ करना है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि डब्ल्यू दिखा या ओमेगा दिखा तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर डालें। हाँ, ये पार्ट लिखा होना चाहिए, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ही ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं एंड स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। आप लोग इसको अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करिए, आपके होमवर्क में है। अगर आपको सेकंड पार्ट में कुछ डाउट होता है, नहीं हो पाता है, तो आप हमें कमेंट में लिखिए, मैं सेकंड पार्ट भी सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हमें शो करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। दिया क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, गिवन पार्ट से ये हो गया कि अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू 1 है और बीटा क्यूब भी इक्वल टू 1 है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, और कौन सी प्रॉपर्टी, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0, दूसरा 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होगी कहाँ से, गिवन पार्ट से। ठीक है, कहाँ से, ये गिवन पार्ट से। तब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या इनकी ज़रूरत कहाँ तक है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया है तो अल्फ़ा क्यूब 1 है, बीटा क्यूब भी 1 है, तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँगा, अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। पहले मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या फिर आप देख सकते हैं क्यूब और स्क्वायर क्या रिलेशन है। तो आपको पता है कि जब अल्फ़ा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, बीटा भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। तो आप देख पाएंगे कि जो ये पार्ट है इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो होप दैट आप देखेंगे ये पार्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से ये पार्ट आपको इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बी पार्ट भी सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है क्लास कि ये कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आपको बनना है कि जब आप इतना सारा हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का और भी एप्लीकेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लोगों ने स्टडी किया, इसको कोऑर्डिनेट में भी स्टडी किया, पॉइंट को लोकेट भी कर सकते हैं। तो जब पॉइंट को लोकेट आप कर सकते हो तो आपके पास इमेज भी बनेंगे। तो इमेज कौन कौन से हो सकते हैं, लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कर्व मतलब सर्कल भी हो सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकते हैं जब दो पॉइंट को आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो जैसे यहाँ से यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाएगा। तो इसको इस वे में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे स्टडी करना है या किस कॉन्सेप्ट से दिया हुआ है, एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं। एंड दैट विल द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लास्ट पार्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट होंगे, उसमें कोई थियरी पार्ट नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिस सेट होगा। आपको जो भी लेवल रहेगा 11th से लेके 12th का लेवल, एंड फिर जी मेन का लेवल जो रहेगा, फिर एडवांस का लेवल, सब लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड तक। ठीक है, एक चैप्टर उठाएंगे और उसके पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जहाँ तक हमें हो सकता है। सो यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है, सब फॉर एग्जांपल एक पॉइंट दिया z ऑफ x प्लस आई वाई रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल पॉइंट, एंड पॉइंट p x y z ऑफ x1 कॉमा y1 रिप्रेजेंट फिक्स्ड पॉइंट a रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द AP। ठीक है, वो कहने का मतलब उनका है कि कोई भी एक पॉइंट है p x कॉमा y है। ठीक है, ये पॉइंट p है, और यहाँ पे एक पॉइंट है a और जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। तो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में देखूंगा तो ये जो बनेगा x प्लस आई वाई बनेगा, और ये जो पार्ट बनेगा क्या हो जाएगा, z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आई वाई 1 होगा। तो मुझे बताइए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा कि हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला। दैट मीन्स अगर मुझे इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ा तो क्या निकालेंगे, z माइनस z1 विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हमें AP हो जाता है। दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, या फिर कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, और इसको सॉल्व करके मुझे बताना है कि z1 और x और y के बीच का डिस्टेंस क्या है। मतलब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है x, y और यहाँ पे जो है 2, 3, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो किसके बीच का हो गया, z मॉड ऑफ z माइनस z1 अकॉर्डिंग टू द दिस गिवन एग्जाम्पल। तो होप दैट आपको किस दो अगर मॉड दिया हुआ है तो क्या करना है कि दो पॉइंट्स के बीच का वो डिस्टेंस हो जाता है। थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर इसी पॉइंट को z माइनस z1 इक्वल्स टू रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर a ऑफ x1 कॉमा एंड रेडियस a। तो देखिए काफ़ी सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर जो पॉइंट दिया हुआ है और एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे एक पॉइंट P है, ठीक है, और उसको P ऑफ
z नाम दिया गया है। जस्ट ये एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन काफ़ी यहाँ पे सिंपल है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एक रेडियस है पर्टिकुलर, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये हमारा रेडियस का काम करेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, कहीं से भी आप लेते हो, अगर ये फिक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हो तो आपको पता है जो सर्कल का डेफिनेशन होता है कि कोई भी फिक्स डिस्टेंस पॉइंट को अगर आप जॉइंट करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक पूरा सर्कल मिलता है अगर एक फिक्स पॉइंट को आप जॉइंट करते हो। तो z माइनस जेड वन इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, तो अगर आप इसको देखने जाएंगे, बोलेंगे ये सर्कल किस तरीके से, तो मॉड ऑफ z माइनस जेड वन का मतलब क्या हो गया, x प्लस आई वाई माइनस ऑफ z1 की वैल्यू कितना है हमारे पास 2 प्लस 3i, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5 हो गया। तब जब मैं इसको डिस्टेंस में निकालूंगा तो x माइनस 2 ये पहला पार्ट बन जाएगा प्लस i ऑफ y माइनस 3 ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो और आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या हो गया, हमने लिया हुआ है 5, तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 25। तो आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल है, दिस वन इज द रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस, इसका जो रेडियस है विच इज इक्वल्स टू 5 एंड जो सेंटर है आप देख पाएंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है 2,3, इसका क्या हो गया सेंटर हो गया। तो a ऑफ z1, तो आप देखेंगे जो z1 है 2,3 किसका काम कर रहा है, सेंटर का, रेडियस 5 हो गया, और जो p ऑफ z कॉमा इसका क्या हो गया एनी पॉइंट ऑन द सर्कल हो गया। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप मॉडुलस में उसको सॉल्व करोगे। दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए रहेंगे, उनको किस तरीके से आपको मॉडुलस निकालना हुआ है इजी, सब कुछ चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, आप अच्छे से समझिए, वीडियो देखिए और आगे बढ़िए। थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड सेम थिंग, अगर एक यूँ समझिए, अगर आप एक सिंपल सा चीज़ दिया हुआ है कि पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मैं इसको p ऑफ z नाम देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वल डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट लेता हूँ जिसका नाम z1 है, उसको a नाम दे देता हूँ। सेम डिस्टेंस पे क्या देता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट और उसको नाम z2 है, उसको b नाम देता हूँ। तब आप मुझे बताइए कि जब ये इक्वल डिस्टेंस से है, pb इक्वल्स टू pa है, तो जो ये बीच का जो लाइन बनेगा ये क्या होगा, बाइसेक्टर होगा ना, 100% बाइसेक्टर होगा। तो ये बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, बाइसेक्टर किसके फॉर्म में है, x, y के फॉर्म में है, एंड इसकी जो वैल्यू है x1, y1 है, और इसकी जो वैल्यू है x2, y2 है। तो बाइसेक्टर का प्रेजेंट करेगा जब दोनों इक्वल होंगे। कौन से दोनों इक्वल होंगे, व्हेन pa इक्वल्स टू क्या होगा pb होगा, ठीक है। तो pa इक्वल्स टू pb होगा, देन दिस पॉइंट, दिस लाइन विल बाइसेक्ट द दिस साइड ए बी इन टू इक्वल पार्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो भी, कौन सा बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी का मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ z माइनस z1 शुड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस z2। अगर आपके पास इन दोनों की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए, जो भी इक्वेशन मिलेगा वो आपका इक्वेशन ऑफ दिस लाइन होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो मैं एक इन शॉर्ट में बता देता हूँ, x प्लस आई वाई माइनस 2 माइनस 3i ये z1 है, इक्वल्स टू अगेन x प्लस आई वाई माइनस z2 माइनस 1 माइनस i ये हमारा z2 है। तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे, x माइनस 2 एक साथ में लिख लेते हैं, माइनस i को साथ में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, या प्लस i को साथ में रखेंगे तो y माइनस 3 हो जाएगा, एंड इट इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस i को साथ में रखेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आप इनको पता है मॉडुलस कैसे निकालना है, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर। देखिए मैंने स्क्वायर रूट दोनों साइड नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि दोनों का स्क्वायर रूट हट जाएगा।
तो आप इसको स्क्वायर होल स्क्वायर कर डालिए तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये पार्ट मिल जाएगा। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे। सभी x को एक साइड लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x एंड माइनस 2x एंड दिस बिकम अ माइनस 4y। नंबर्स को एक तरफ रख लेते हैं। 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 एंड 1 प्लस 1 2, सो दिस बिकम अ माइनस 11, है ना। 13 एंड 2 माइनस 11, ओके। सो दिस वी कैन राइट एज अ माइनस साइन बाहर लेते हैं, माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 11। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप देखेंगे एक लीनियर इक्वेशन है जो एक प्रेजेंट करता है लाइन का इक्वेशन, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो ये कोई सर्कल का इक्वेशन नहीं बनेगा, तो एक लाइन का इक्वेशन होगा। देखेंगे जो हाईएस्ट डिग्री है एक्स और वाई की वो 1 है। तो होप दैट आपको पार्ट क्लियर हुआ, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।